नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर अरविंद कुमार श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं मेड फॉर स्टडी। आज हम आपके लिए लाए हैं एक नया टॉपिक एनआरसी, नेशनल रजिस्ट्रेशन ऑफ सिटीजन, अर्थात राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर। राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर क्या है, इसका क्या महत्व है, इसका पृष्ठभूमि क्या, उद्देश्य क्या है, इन सभी महत्वपूर्ण तथ्यों को आज हम सरल ढंग से आपके लिए व्याख्यात करने वाले हैं। बस आप बने रहिए वीडियो के अंत तक। दोस्तों, एनआरसी अर्थात नेशनल रजिस्ट्रेशन ऑफ सिटीजन, राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर, ये एक ऐसा रजिस्टर होता है जिसमें देश के सभी वैध नागरिकों का ब्यौरा दर्ज होता है। अमेरिका, यूरोप के अधिकांश देशों में इस तरह के रजिस्टर तैयार किए गए हैं। भारत में इस तरह का रजिस्टर असम राज्य में पहली बार 1951 में पहली जनगणना के बाद तैयार किया गया था। हम आपको बता दें कि किसी भी देश के लिए एनआरसी की प्रक्रिया इसलिए जरूरी होती है कि देश के भीतर अवैध रूप से रहने वाले विदेशियों की पहचान की जा सके और उन्हें देश से निकाला जा सके, क्योंकि ऐसे अवैध लोग देश की सुरक्षा के लिए खतरा होते हैं और कभी कभी तो शत्रु राष्ट्रों द्वारा उनको विधिवत रूप से प्रवेश कराया जाता है। हम आपको बता दें कि भारत में एनआरसी की यह प्रक्रिया असम से जुड़ी हुई है। यह प्रक्रिया वहां के निवासियों की पहचान, उनकी सांस्कृतिक विरासत, उनके रोजगार और विकास को सुरक्षित रखने, संरक्षित रखने और वहां रह रहे अवैध शरणार्थियों को बाहर निकालने के लिए की जा रही है। इस प्रक्रिया को समझने के लिए हम थोड़ा सा पृष्ठभूमि में चलते हैं। हम जानते हैं कि एनआरसी की पृष्ठभूमि क्या रही है। एनआरसी की पृष्ठभूमि 1905 के बंगाल विभाजन में हम इस रूप में देख सकते हैं कि जब 1905 में बंगाल का विभाजन अंग्रेजी शासकों द्वारा किया गया तो असम को पूर्वी बंगाल के साथ जोड़ दिया गया। हालांकि बाद में बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया, किंतु दशकों के संघर्ष के बाद जब भारत को आज़ादी मिली और पाकिस्तान का विभाजन हुआ तो पूर्वी पाकिस्तान में असम को मिलाए जाने की मांग उठी और शेख मुजीबुर रहमान जैसे नेताओं ने ये मांग की। हालांकि असम के स्थानीय निवासियों ने गोपीनाथ बारदोली के नेतृत्व में इसके विरोध में जबरदस्त आंदोलन चलाया और असम भारत में सम्मिलित हुआ, किंतु सिलहट का जो क्षेत्र था वो पूर्वी पाकिस्तान में चला गया। 1950 में जब असम देश का राज्य बना और 1951 में प्रथम जनगणना के पश्चात असम ऐसा पहला राज्य बना जहां एनआरसी तैयार किया गया। और आपको बता दें कि उस समय एनआरसी के रजिस्टर में 80 लाख लोग पंजीकृत किए गए थे। एक दूसरा तथ्य भी आपको यह ध्यान रखना होगा कि जब अंग्रेजों का शासन भारत में था तब भी बंगाल और बिहार से बहुत सारे श्रमिक और मजदूर असम के चाय बागानों और वहां खाली पड़ी जमीनों पर खेती कार्यों के लिए ले जाए जाते थे और आज़ादी के बाद भी ये सिलसिला बना रहा। यहाँ तक कि जब पूर्वी पाकिस्तान अलग बन गया तब भी वहां से बहुत से लोगों का आना जाना होता रहा, क्योंकि बांग्लादेश जो आज का है, पहले का पूर्वी पाकिस्तान, उसकी भौगोलिक स्थिति ऐसी है कि वो 3 तरफ से भारत के राज्यों से घिरा हुआ है और लोग आसानी से आते जाते रहे उसके बाद। हालांकि असम के स्थानीय निवासियों का शुरू से ही इस बात को लेकर विरोध रहा कि वहां बाहरी लोग ना आए। स्थिति गंभीर तब होना शुरू हुई जब पूर्वी पाकिस्तान में भाषा विवाद को लेकर आंतरिक संघर्ष तेज होना शुरू हुआ। पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान के मध्य तनाव बढ़ता गया और अंततः पाकिस्तान की सेना का जो पूर्वी पाकिस्तान में दमनकारी दौर शुरू हुआ, उसका परिणाम ये हुआ कि भारत में अवैध शरणार्थी बढ़ते गए। ऐसा माना जाता है कि 1971 में सेना के दमन और अत्याचार से बचने के लिए लगभग 10 लाख बांग्लादेशी शरणार्थी भागकर भारत में शरण ली। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अंत में भारत सरकार ने पाकिस्तान में सैनिक हस्तक्षेप करने का निर्णय लिया और बांग्लादेश के रूप में एक नए देश का निर्माण हुआ। बांग्लादेश के उदय होने के बाद भी भारत में अवैध रूप से बांग्लादेशी शरणार्थी आते रहे, समस्या जस की तस बनी रही और असम के स्थानीय निवासियों में इसको लेकर विरोध का स्वर तेज होने लगा। उसका कारण यह था कि उनके संसाधन, उनके रोजगार संकट में आ रहे थे, उनकी सांस्कृतिक पहचान पर संकट बढ़ रहा था और इसको लेकर के ऑल असम स्टूडेंट्स यूनियन ने 1979 में अपना एक आंदोलन शुरू किया। यह आंदोलन असम से सभी अवैध शरणार्थियों की पहचान कर उन्हें बाहर निकालने को लेकर के किया गया। इसमें ऑल असम गण संग्राम परिषद भी सम्मिलित थी। 6 वर्ष के लंबे और उग्र संघर्ष के बाद काफी हिंसा भी हुई। ऐसा माना जाता है 855 लोग इस हिंसा में मारे गए थे। इस लंबे संघर्ष के बाद केंद्र सरकार और वहाँ के ऑल असम स्टूडेंट्स यूनियन, ऑल असम संग्राम गण परिषद के साथ साथ वहाँ की राज्य सरकार के साथ एक समझौता हुआ जिसे असम समझौता के नाम से हम जानते हैं।
असम समझौता जो हुआ तो उसमें यह तय किया गया कि असम में जो 1 जनवरी 1966 से पहले भारत आ गए थे उनको, या जिनका नाम 1967 के चुनाव के रजिस्टर में शामिल था, उन लोगों को भारत की नागरिकता दी गई, उनको वोट का अधिकार दिया गया। जो लोग 1 जनवरी 1966 के बाद आए थे और 24 मार्च 1971 के पहले आए थे, यानी 1 जनवरी 1966 और 24 मार्च 1971 के बीच जो लोग आए थे, उनके साथ ये कहा गया कि फॉरेन एक्ट 1946 और फॉरेनर ट्रिब्यूनल्स ऑर्डर 1964 के अंतर्गत व्यवहार किया जाएगा। अर्थात उन्हें नागरिकता तो और अन्य अधिकार तो दिए जाएंगे, लेकिन अभी वोट का अधिकार उनको नहीं दिया जाएगा। उसके लिए प्रक्रिया उन्होंने तय की कि उनको अपना नाम जिस जिले में वो रह रहे हैं वहां जाकर के पंजीकृत कराना होगा और इस कानून के तहत उनके साथ व्यवहार किया जाएगा। और इस असम समझौते में स्पष्ट रूप से कहा गया कि 25 मार्च या उसके बाद जो लोग आए हैं भारत में, उनको बाहर निकाला जाएगा। इसके अलावा असम समझौते में असम की सुरक्षा के बाद उनके भाषाई सांस्कृतिक विरासत की सुरक्षित रखने की बात कही गई और उनके आर्थिक विकास के लिए, उनके रोजगार के लिए विशेष प्रावधान भी किए गए। तो असम समझौते का जो ये दावा था, जो ये उसका मसौदा जो ये तय हुआ था कि 25 मार्च 1971 के बाद जो लोग अवैध रूप से भारत में आए हैं उन्हें वापस भेजा जाएगा, ये तय तो हुआ था, लेकिन जमीनी हकीकत में कोई बहुत ठोस कार्यवाही नहीं हो सकी। वर्ष 2005 में बहुत जब दबाव बढ़ा तो कांग्रेस सरकार ने जरूर कुछ कदम उठाए, हालांकि उसका बहुत सकारात्मक परिणाम नहीं मिला। वहां के असम के लोगों में इस चीज को लेकर के विरोध बना रहा। असम का यह मामला जब सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा 2013 में, तो तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई और RF नरीमन की बेंच ने इस पर निर्देश दिया कि असम में NRC की प्रक्रिया को हर हालत में 1 जनवरी 2016 से पहले पूरा किया जाए। NRC की अथॉरिटीज जो थी, जो अधिकारी संबंधित थे, वो इस काम को तय समय में तो नहीं कर पाए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के निर्देश का ये असर हुआ कि मई 2015 में असम के लिए नागरिक आवेदन पत्र आमंत्रित किए गए। तो इस प्रक्रिया के अंतर्गत जो है असम के नागरिकों को कुछ वैध दस्तावेज जमा करने थे। उसमें सूची ए और सूची बी बनाई गई, अर्थात वे लोग जो 25 मार्च 1971 से पहले आए थे उन्हें अपने कागजात जमा करने होंगे इसके साक्ष्य के संबंध में, अथवा अगर उनके पूर्वज आए थे तो अपने पूर्वजों से उनके संबंध के साक्ष्य भी उनको देने होंगे। तो सूची ए के लिए कुछ डॉक्यूमेंट्स जो बनाए गए थे उसमें 1951 का NRC में नाम होना चाहिए, या 1971 से पूर्व के मतदाता सूची में नाम होना चाहिए, किराएदारी का रिकॉर्ड, नागरिकता प्रमाण पत्र, आवासीय प्रमाण पत्र, बैंक पासपोर्ट, LIC के डॉक्यूमेंट्स, शैक्षिक प्रमाण पत्र, कोई कोर्ट ऑर्डर या शरणार्थी पंजीकरण प्रमाण पत्र, इसमें से कोई भी एक उनको जमा करना होगा। और सूची बी में अगर उनके पूर्वज आए थे, अपने पूर्वजों से संबंध के साक्ष्य उन्हें देने होंगे। उसमें पूर्वजों के जन्म प्रमाण पत्र या जमीन के कागज या उनके शैक्षिक अभिलेख, बैंक LIC डॉक्यूमेंट्स, वोटर लिस्ट, राशन कार्ड दस्तावेज या इस तरह के दस्तावेजों के आधार पर उनको NRC में सम्मिलित किए जाने की बात कही गई। और NRC का पहला जो ड्राफ्ट प्रकाशित हुआ वो 31 दिसंबर 2017 और 1 जनवरी 2018 की रात्रि में रजिस्ट्रार जनरल ऑफ सिटीजन्स द्वारा प्रकाशित किया गया। 30 जुलाई 2018 को इसका अंतिम ड्राफ्ट तैयार हुआ। आपत्तियों और संशोधनों के बाद जो NRC की अंतिम सूची जारी हुई 31 अगस्त 2019 को, उसके अनुसार लगभग 19,06,657 लोग NRC में निज जगह नहीं बना पाए और NRC की लिस्ट से वो बाहर रह गए। हम आपको बता दें कि जिन लोगों का NRC से नाम बाहर रह गया है उनके लिए 120 दिन की छूट दी गई कि वे 31 दिसंबर 2019 तक अपने दावों के संबंध में विदेशी न्यायाधिकरण में अपील कर सकते हैं। और आपको बता दें कि असम सरकार ने लगभग 400 विदेशी न्यायाधिकरण स्थापित किए हैं जहां ये छूटे हुए व्यक्ति अपने दावों को प्रमाणित करने के लिए आवेदन दे सकते हैं। और अगर इन विदेशी न्यायाधिकरण से भी वो संतुष्ट नहीं है, उनके निर्णयों से संतुष्ट नहीं है, तो उनको उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय की छूट का विकल्प खुला हुआ है। अब हम आपको परीक्षा के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जो पूछे जा सकते हैं उनके बारे में बताएंगे। जैसा कि
सबसे पहले तो यही जान लीजिए कि एनआरसी सबसे पहली बार भारत में असम राज्य में ही लागू किया गया था 1951 में। दूसरा, इसका वैधानिक आधार जो है वो नागरिकता संशोधन अधिनियम 2003 है, जिसके अंतर्गत नागरिकता अधिनियम 1955 में संशोधन किया गया और वहां पर यह कहा गया है कि केंद्र सरकार भारत के प्रत्येक नागरिक का अनिवार्य पंजीकरण कर उन्हें राष्ट्रीय पहचान पत्र जारी कर सकती है और असम में एनआरसी कराने का भी वहां पर प्रावधान किया गया है। तीसरी बात, एनआरसी केवल असम राज्य में लागू किया गया है। हालांकि ये बात और है कि 20 नवंबर 2019 को गृह मंत्री अमित शाह ने संसद में वक्तव्य दिया था जिसमें कहा था कि पूरे देश में इसे लागू किया जाएगा। हालांकि 22 दिसंबर 2019 को प्रधानमंत्री ने स्पष्ट कर दिया कि एनआरसी सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर हो रहा है और ये केवल असम राज्य में हो रहा है और कहीं से लागू नहीं किया जाएगा। अगला तथ्य महत्वपूर्ण यह है कि कुल 3.29 करोड़ लोगों ने एनआरसी के लिए आवेदन दिया था। कुल 3.11 करोड़ लोग एनआरसी में शामिल किए गए हैं। 19,06,657 लोगों को एनआरसी में शामिल नहीं किया गया है और एनआरसी की प्रक्रिया में लगभग 1200 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। और ये कट ऑफ डेट जरूर याद रखें आप, इसमें 25 मार्च 1971 या उसके बाद आए हुए लोगों को शामिल नहीं किया जाना है। इसमें 24 मार्च 1971 या उससे पहले आए लोग ही अपने वैध दस्तावेज दिखाकर शामिल हो सकते हैं। उम्मीद है कि एनआरसी का यह वीडियो आपको अवश्य पसंद आया होगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, पसंद आया है तो लाइक और शेयर जरूर करें। देखते रहिए मेड फॉर स्टडी। धन्यवाद।